Hello everyone and welcome to the channel Speak and Span Learning. The chapter The Little Match Girl, you will get MCQ questions from this chapter in your exam, in English 2 exam. I have not made MCQ questions, मतलब यहाँ पे 4 option questions नहीं हैं, but I have tried to combine all kind of पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इस चैप्टर से जहाँ से MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, आई हैव ट्राइड टू locate all of them and all are here. So let's start the video. First point, writer or author of the chapter The Little Match Girl, Hans Christian Andersen. ये नेम ऑफ द राइटर एंड ऑथर जो भी कह सकते हैं. एंड सेकेंड, Hans Christian Andersen was फ्रॉम डेनमार्क. इनको डेनिस राइटर या ही इज़ फ्रॉम डेनमार्क बोल सकते हैं. थर्ड वन इज हिज स्टोरीज जनरली डील्स विद सैडनेस, लॉस एंड डेथ. तो ये किस तरह की स्टोरीज बनाते थे? दैट इज जनरली लॉस, सैडनेस और डेथ. पॉइंट नंबर 4, ऑथर एंडरसन इज द नरेटर. मतलब नरेटर और ऑथर दोनों सेम है इस चैप्टर के लिए. फिफ्थ, सेटिंग एंड टाइम फ्रेम. बिटर कोल्ड, डार्कनेस, द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर. और द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर को न्यू ईयर्स ईव के नाम से बताया गया है. नंबर 6, द लिटिल गर्ल वॉज बेयरहेडेड, बेयरफुटेड, सेलिंग मैचेस. यानी उसका कंडीशन क्या था? शी वॉज बेयरहेडेड एंड बेयरफुट. और वो क्या कर रही थी? सो सेलिंग मैचेस. Seventh point, she had been wearing her mother's slippers which were too big in size. यानी वो शुरू से barefoot नहीं थी. जब वो घर से आई उस टाइम उसने स्लीपर्स पहने थे, that were her mother's, जो कि बहुत ही बड़े थे. एंड उनके साथ क्या हुआ? Lost one slipper while escaping from 2 carriages. A boy ran off with the other slipper. मतलब पहले एक स्लीपर उससे खो जाता है जब वो कैरेजेस से बचने की कोशिश करती है, और दूसरा स्लीपर एक लड़का उठाकर भाग जाता है. 8th पॉइंट, हर नेकेड फीट वर रेड ब्लू ड्यू टू कोल्ड. तो ड्यू टू कोल्डनेस कौन से कलर के उसके फीट हो गए थे? दैट इज रेड एंड ब्लू. पॉइंट नंबर 9, द गर्ल वॉज वेयरिंग एप्रन, कैरिंग मेनी मैचेस एंड वन पॉकेट पैकेट इन हर हैंड. मैचेस के बहुत सारे पैकेट थे जिसमें से एक पैक उसके हैंड में भी था. नंबर 10th, शी इज डिपिक्टेड एज द पिक्चर ऑफ माइजरी. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शी वॉज डिपिक्टेड एज द पिक्चर ऑफ माइजरी. नंबर 11th, lights were shining in every window and a glorious smell of roast goose are symbolic to the comfort and richness of the people. ये दो लाइन्स क्या दिखा रहे हैं? सो दे आर सिम्बॉलिक लाइन्स. फर्स्ट लाइन इज लाइट वॉज शाइनिंग इन एवरी विंडो और दूसरा रोस्ट गूज. दोनों ही सिम्बॉलिक है रिचनेस ऑफ द पीपल के लिए. आयरनी, कौन सी आयरनी यूज हुई है यहाँ पे इस चैप्टर में? द रिच सोसाइटी वॉज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर्स ईव with lights and delicious food at home, whereas the girl is shivering with cold and hunger. तो जब बिल्कुल opposite two situations होते हैं, that is known as irony. Next irony is she did not dare to go home because her father would beat her for not selling matches. यहाँ पे आयरनी इसलिए है कि जब उसे इतनी ठंड लग रही थी तो वो कोई भी बच्चा उस टाइम अपने घर जाकर खुद को बचाने की कोशिश करेगा, बट अगर वो घर जाएगी तो उसके फादर उसे मारेंगे क्योंकि उसने अब तक एक भी मैच नहीं बेचा था. सो दिस इज वाई देयर इज आयरनी हियर. नंबर 14th, विजुअल इमेजरी. कहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है? Her poverty can be imagined as they had a home with cracked roof, stuffed with straw and rags, and the wind whistled through that. So there is imagery here. Point number 15, the story is a literary fairy tale. कई बार question होता है which kind of a story is this? So it is a fairy tale. नंबर 16th, द गर्ल हैड 4 reasons. तो उसके कौन कौन से 4 reasons थे? फर्स्ट रीजन, द वार्म आयरन स्टोव. सेकेंड रीजन,
A roast goose waddled straight up to the girl. Third reason was a beautiful Christmas tree, larger and lovelier than she had seen last year. And fourth reason was her old grandmother, जो सबसे important है. Fourth reason is the last reason, which is very important. Number 17, foreshadowing. फोरशैडोइंग का मतलब होता है जब पहले से ही क्या होने वाला है, फ्यूचर इवेंट के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए. सो इन दिस लाइन, नाउ समवन इज डाइंग, एंड सेकेंड लाइन वॉज वेन एवर अ स्टार फॉल्स अ सोल गोज अप. यहाँ पे फोरशैडोइंग इसीलिए है बिकॉज द गर्ल डाइज एट द एंड, और उसका यहाँ पे क्लू है. नंबर 18th, the girl lighted the entire bundle of matches to keep the last reason, her grandmother, alive. तो उन्हें सारे के सारे मैचेस को क्यों लाइट अप किया था? बिकॉज शी वॉन्टेड her grandmother to be with her for as long as she can. Number 19th, grandmother was the only person who treated the girl with love and kindness. But she was not alive. Now, 20th point. The story has a happy ending as she had been freed from a life of misery, poverty, struggle and hunger. So, भले ही ये गर्ल लास्ट में मर जाती है ड्यू टू कोल्ड, even the story is not tragic. ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग है बिकॉज जब वो मरती है तो वहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है. वॉट इज़ दैट? शी इज़ फ्रीड फ्रॉम द लाइफ ऑफ माइजरी, पॉवर्टी, स्ट्रगल एंड हंगर. So this is all the summary of the chapter. Now some extra points. Symbols. इस स्टोरी में बहुत सारे symbols and irony वगैरह used हैं. So which are the symbols? The last evening of old year. This is symbolic of the last day of the girl's life. Because last evening को ही last day the girl was alive और उसके बाद वो जिंदा नहीं रहती है. Number 2, the dawn of the new year. It is symbolic to the beginning of a happy life in heaven after death. ये उस गर्ल के लिए एक न्यू लाइफ की बिगनिंग थी, बट वो न्यू लाइफ इस अर्थ में नहीं होगा बट इन अ हेवन, इन द हेवन. नेक्स्ट, रोजी चीक्स एंड स्माइलिंग लिप्स. व्हेन शी वाज डेड, तब भी उसके चीक्स दे आर रोजी एंड स्माइलिंग. इट इज सिंबॉलिक ऑफ ग्लोरी एंड जॉय ऑफ बीइंग विद her grandmother, means she was very happy with it. Next, matchsticks. These are symbolic to her true companion. सिर्फ मैचस्टिक्स ही थे जो इतनी कोल्ड में उसके साथ चल रहे थे, बाकी और कोई भी नहीं था. Light of the matchsticks is symbolic to warmth, comfort and accomplishment. Light of the matchstick, जब वो एक एक करके मैचेस जलाती है तो उसका क्या मतलब होता है? वो सब उसे क्या क्या देते हैं? दे आर द वार्मथ, कंफर्ट एंड अकम्पलिशमेंट. ऐसा लगता है कि वो अब कंप्लीट हो गई, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है. होल्डिंग मैचेस आफ्टर डेथ, जब वो मर जाती है तभी भी उसके हाथ में वो मैचेस रहते हैं. एंड दिस शोज और इट सिंबलाइजेज होल्डिंग होप. She was very hopeful till the end of her life. Now there are some conflict also. Conflict means there is a kind of a struggle, fight, जो अपने आप में ही fight हो कि क्या करे और क्या ना करे. So there are two kind of conflict in this chapter: to suffer from the cold or to go home and being beaten by her father. जब उसे ठंड लग रही थी तो उसके पास 2 options थे. वो अंदर ही अंदर इस बात से लड़ रही थी कि वो क्या करे, क्या उसे अपने आप को बचाने के लिए घर चले जाना चाहिए और अपने फादर से मार खानी चाहिए, या फिर वो वहीं पे रह के ठंड की शिकार बने. Now next conflict was to save herself by lighting the matches or not to waste them. सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट ये था कि उसके हाथ में जो मैचेस थे उन्हें लाइट करके उसे वार्मथ मिल सकती थी. तो क्या वो उसे लाइट करे, या फिर अगर वो लाइट करती है तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ देम, जो कि उसे बेचने के लिए मिले थे.
और पैसे कमाने के लिए. So that's why she had these two conflict. Now next, the last point, what is the moral of the story? So the moral is we should be humble and charitable towards poor people. Alright, so this is all about the chapter. I hope this is helpful to you. Thank you.